हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं, किसका यूज क्या होता है। ये कई कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ओम्स लॉ में आपने देखा था कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो उस करंट की जो स्ट्रेंथ है या करंट का मैग्नीट्यूड है उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। बस कंडीशन ये है कि कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, ये सब चेंज ना हो। तो वहां से ओम्स लॉ को हमने डिफाइन किया था कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ये ओम्स लॉ था। मीन्स V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल टू आर आई। आर को हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोला था। ओके, आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और जरूर अच्छा किया होगा। ये मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आपको 10th का बोर्ड एग्जाम देना है। आप हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं। आपको अच्छे से करना है, फिर आगे बढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा है, हम रेजिस्टेंस के विषय में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की मीनिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ये कई क्वेश्चन आपको जो है डिस्कस करने को मिलेंगे। तो आइए, रेजिस्टेंस वर्ड की मीनिंग क्या है। रेजिस्टेंस रजिस्ट वर्ड से मिलकर बना है। रजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। रजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। क्या करना? अपोज करना या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करना या हिंड्रेंस प्रोड्यूस करना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसका अपोज करना, क्यों अपोज करना। तो रेजिस्टेंस का मतलब रजिस्ट करना, रजिस्ट करने का मतलब अपोज करना। किसका अपोज करना? करंट के फ्लो का। किसके थ्रू? कंडक्टर के थ्रू। तो जब करंट या चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो वो कंडक्टर जितना अपोज करता है, जितना हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, जितना ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता है, किसमें? करंट के फ्लो में। किसमें? करंट के फ्लो में। वही अपोजिशन या उसी हिंड्रेंस को उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस एक तरह से हिंड्रेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, अपोजिशन है कि जो प्रोड्यूस की जाती है कंडक्टर के द्वारा। किसके फ्लो में? करंट या चार्ज के फ्लो में। तो द हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस, या आप अपोजिशन भी कह सकते हैं, द अपोजिशन offered by a conductor in the flow of charge through it is called resistance of the conductor। ये तो डिफिनेशन रही। अब रेजिस्टेंस को आइए हम लोग फिर रेजिस्टेंस के विषय में डिस्कस करते हैं। ओके, टॉपिक है रेजिस्टेंस। क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है रजिस्ट वर्ड से मिलकर बना है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। तो देखिए, ओम्स लॉ में हम लोगों ने स्टडी किया था फ्रॉम ओम्स लॉ, जो कि 1828 में जर्मन साइंटिस्ट सर जॉर्ज ओम ने दिया था। V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। जहां R क्या है, इसको हम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसमें I करंट फ्लो कर रही हो और जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये देखिए,
R इक्वल टू V अपॉन आई जरूर है, लेकिन R ना V पर डिपेंड करता है ना I पर डिपेंड करता है। R V और I पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये V क्या है? पोटेंशियल। I क्या है? करंट। ये क्या है? रेशियो। तो आप डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट is called resistance of conductor. The ratio of potential difference to the current is called resistance of the conductor. मीन्स किसी कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो और उसमें से जो करंट फ्लो कर रही हो, उसके रेशियो को हम लोग जो है रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब यहां से देखिए, अगर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ OA आएगा। OA का देखिए एक्स एक्सिस एंगल कितना है? थीटा है। तो R प्रोपोर्शनल स्लोप ऑफ द VI ग्राफ। तो जब भी आप V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, V Y एक्सिस पर हो, I X एक्सिस पर हो, तो इसका जो स्लोप होता है वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में होता है। तो R प्रोपोर्शनल स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को Y एक्सिस पर लिया गया हो, करंट को X एक्सिस पर लिया गया हो और उनमें ग्राफ प्लॉट किया गया हो, तो उस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, वो स्लोप जो है उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में होगा। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब दूसरा देखिए, अगर आपने यही ग्राफ I और V के बीच में प्लॉट किया है, Y एक्सिस पर आपने I को लिया है, X एक्सिस पर आपने V को लिया है, तब क्या सिचुएशन होगी? तो R प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ द IV ग्राफ। क्या? R प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ द IV ग्राफ आ जाएगा। ओके, तो इस केस में रेजिस्टेंस जो है IV ग्राफ के स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। तो जब I और V के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया हो तो रेजिस्टेंस IB के स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। जब V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी। क्या डिस्कस करें? रेजिस्टेंस की SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू, ये आपका है V अपॉन I। तो V की SI यूनिट मीन्स पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट होती है। I है करंट, करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। तो वोल्ट पर एम्पियर। क्या? वोल्ट पर एम्पियर, या इसको वोल्ट एम्पियर -1 कहते हैं। क्या? वोल्ट एम्पियर -1 कहते हैं। और इसको हम ओम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम, OHM, ओम। जब आप लोग वाणी में भगवान को याद करते हैं हरि ओम, तो ओम याद रखना। तो इसको ओम भी कहते हैं। किसको क्रेडिट देने के लिए? जॉर्ज साइमन ओम को, जो कि जर्मनी के थे, जिन्होंने 1828 में ये ला दिया था, जो कि एक बेसिक लॉ है कंडक्टर्स के लिए। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, प्रूफ नहीं किया जा सकता। आइए अब और बिगर यूनिट की बात करें, ओम के अलावा बिगर यूनिट तो किलो ओम होती है। 1 किलो ओम 10⁻³ ओम होता है, या 1000 ओम होता है। अगला मेगा ओम होता है, 1 मेगा ओम 10⁶ ओम होता है। ओके, हमारी ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस अगर ड्राई कंडीशन में हो तो 10⁶ मेगा ओम के ऑर्डर का होता है। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब 1 ओम को डिफाइन कैसे करें? आइए देखते हैं 1 ओम को कैसे डिफाइन करें। देखिए, R इक्वल टू होता है V अपॉन I। R इक्वल टू होता है V अपॉन I। V को हम 1 वोल्ट ले लें, I को 1 एम्पियर ले लें, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यह आ जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया हो, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया हो और उसमें से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है। तो when 1 ampere current is flowing through a conductor of potential difference 1 volt, then resistance of the conductor is said to be 1 ohm.
Okay, when 1 volt potential difference is applied across a conductor having current 1 ampere, then resistance of the conductor is said to be 1 ohm. Okay, ये 1 ohm की डिफिनेशन हो गई। अब रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, देखिए ये हिल्स और वैली, ये रुकावट का साइन है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये देखिए ये हिल्स और वैली ये रेजिस्टेंस को शो कर रही हैं। और आपको पता है कि कोई जो मेटल होती हैं, मेटल का तो रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, उनकी रेजिस्टिविटी भी वेरी लो होती है। तो मेटल्स के जो वायर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो जब आप यहाँ कनेक्टिंग वायर को शो करते हैं तो कनेक्टिंग वायर को देखिए हम सिंपल ऐसे शो करते हैं, जो कनेक्टिंग वायर शो किया जाता है 2 पॉइंट के बीच में ए और बी, वो ऐसे शो किया जाता है। यहाँ पर कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो जो कनेक्टिंग वायर मेटल्स के बने होते हैं तो मेटल्स का रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, तो हम मेटल्स वायर के रेजिस्टेंस को नियरली 0 मानते हैं, इसलिए कनेक्टिंग वायर को सिंपल ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन अगर कहीं रेजिस्टेंस है सर्किट में तो उसको इस सिंबल के द्वारा शो करते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस? रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? देखिए हम आपको बताते हैं, रजिस्टर एक सर्किट एलिमेंट है या एक ऑब्जेक्ट है, किसका बना हुआ? कंडक्टर का बना हुआ। तो रजिस्टर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्किट एलिमेंट है जो कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। आपके यहाँ एलॉय और सेमी कंडक्टर के बने होते हैं। तो रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है या सर्किट एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी, ठीक ना। और रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट का नाम है। तो रजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट आर ए सर्किट एलिमेंट एंड रेजिस्टेंस इज इट्स प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो देखिए रजिस्टर एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है या सर्किट एलिमेंट है और ये मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है और ये एलॉय के और कार्बन के बनाए जाते हैं। किसके? एलॉय और कार्बन के बनाए जाते हैं। एलॉय में आपका मैग्नीन है, कांस्टेंटन नाइक्रोम के बनाए जाते हैं, ठीक ना। और सेमीकंडक्टर में कार्बन के बनाए जाते हैं। आइए रेजिस्टेंस की बात करें। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है रजिस्टर की। क्या? रजिस्टर की प्रॉपर्टी है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मीन्स रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, उस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है जिसमें से करंट फ्लो कर रही, करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी है। आइए हम एग्जांपल ले लें। हम कहते हैं हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है। क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रजिस्टर है जो कि 10 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब उसको किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। अब कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का कारण क्या है ये आपको देखना है। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, आखिर रेजिस्टेंस होता क्यों है? तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ये बता दीजिए, आपके क्लासरूम में बड़ी भीड़ हो और आपको क्लासरूम के एक एंड से दूसरे एंड दौड़ना हो तो क्या आप आसानी से दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। रीजन क्या है कि पहले से जो स्टूडेंट भीड़ इकट्ठा है क्राउड उस क्लास में, उससे आप टकराएंगे, उससे आप कोलिजन करेंगे और वो आपके दौड़ने में या मूव करने में बाधा पहुंचाएगा, मीन्स हिंड्रेंस या अपोजिशन पहुंचाएगा। तो हम कहेंगे उस रूम में रेजिस्टेंस है। ठीक इसी तरीके से चलो हम बात करते हैं मेटल की। देखिए ये कोई एक मेटल का वायर है, मान लीजिए कॉपर वायर है। तो मेटल का जो वायर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनमें से वो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए होते हैं वो पॉजिटिव फिक्स्ड आयन होते हैं। मीन्स किसी भी मेटल के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो 2 लोग आपको दिखेंगे, एक पॉजिटिव आयन दिखेंगे जो अपने जगह पर फिक्स्ड होंगे, केवल वाइब्रेट करते हैं। एक आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर या मेटालिक वायर के अंदर 2 लोग हो गए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव फिक्स्ड आयन हो गए।
अब जब आपने वायर को कहीं किसी बैटरी से नहीं जोड़ रखा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई कर रखा है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनके अंदर थर्मल एनर्जी होती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की वजह से इनके पास थर्मल एनर्जी होती है। उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये वेरी फास्ट मूव करते हैं। ये समझ लो 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड से 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड से 10⁵ मीटर पर सेकंड से ये मूव करते रहते हैं इस कंडक्टर के अंदर, लेकिन करंट तब भी नहीं मिलता है। रीजन क्या है कि जब आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किए हैं या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किए हैं या आपने वायर को कहीं बैटरी से नहीं जोड़ा है, तो उस केस में इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी मोशन कंप्लीट रैंडम मोशन होती है। कंप्लीट वो रैंडम मोशन होती है, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में नहीं होती है। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। मान लीजिए 10 डाउन से अप जा रहे हैं तो 10 अप से डाउन आ रहे हैं। अगर आप कंडक्टर का कोई एरिया आप क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे तो उसमें से एक डायरेक्शन में जितना चार्ज जाएगा उसके अपोजिट में जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। जब नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगी। यही कारण है कि मेटल का हर एक वायर करंट नहीं फ्लो कराता है अगर उसको आपने कहीं बैटरी से नहीं कनेक्ट कर रखा है। ओके, अब क्या होता है कि जब आप किसी वायर को बैटरी से जोड़ देते हो या किसी कंडक्टर को, जैसे ये देखिए इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया तो बैटरी के पॉजिटिव वजह से यहाँ प्लस पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ माइनस पोटेंशियल आ जाएगा। तो जब हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी क्या करती है, उस कंडक्टर के दोनों एंड के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देती है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन हो जाने की वजह से अब इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलने लगती है और वो पुश होने लगते हैं, और उस पुशिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर या निगेटिव या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर कंडक्टर के अंदर मूव करने लगते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो उस केस में जो रास्ते में पॉजिटिव आयन हैं जो अपने जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, वेरी हैवी हैं, मूव नहीं कर सकते, उनसे इनका कोलिजन होता है। क्या होता है, उनसे इनका कोलिजन होता है। तो जो एनर्जी इनको बैटरी से मिली हो इनकी लॉस हो जाती है, वो एनर्जी उन आयंस को मिल जाती है। फिर ये आगे बढ़ते हैं, फिर कोलिजन होता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कोलिजन होता है। इस तरीके से बार बार देखिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो निगेटिव है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर से चलते हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर चलते हैं। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं तो इनका फ्री आयन से इनका पॉजिटिव आयन से कोलिजन होता है। उस कोलिजन होने की वजह से इनके रास्ते में कुछ रुकावट पैदा होती है, उसी अपोजिशन को हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आंसर आपको मिल गया। The cause of the resistance is the collision of free electron with the positive ions of the metal. The cause of the resistance is the collision of free electron with the positive ion of the metal. मतलब किसी मेटल के रेजिस्टेंस का कारण जो है उसके अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनका पॉजिटिव आयन से कोलिजन होता है। अगर ये कोलिजन ना होता तो कोई रेजिस्टेंस ना प्रोड्यूस होता। तो दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का कॉज है, ये रेजिस्टेंस का काज है, और यही डिफिनेशन हो जाएगी, ठीक ना। द अपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ जो पॉजिटिव आयन है इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, और थर्मल एनर्जी मिलेगी तो इनका वाइब्रेशन और तेज हो जाएगा, और तेज से वाइब्रेट करेंगे, और ज़्यादा कोलिजन होगा, और ज़्यादा कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर में चलेंगे, ज़्यादा लेंथ में चलेंगे कंडक्टर के, तो ज़्यादा कोलिजन होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब हो गया कि ज़्यादा डिस्टेंस चलेंगे, ज़्यादा लेंथ कवर करेंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, कम डिस्टेंस चलेंगे कम कोलिजन होगा तो कम रेजिस्टेंस होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो उनको चलने के लिए ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगा, कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अभी हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब एक बात यही आपको और क्लियर कर दूं
कि जो करंट फ्लो जब आप इसको कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिंग वायर को पोटेंशियल डिफरेंस से या बैटरी से, जब भी हम किसी, मान लो ये कोई एक वायर है, इसको हमें बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, जब बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाता है, और इस वायर के अंदर हर एक पॉइंट पर लाइट की स्पीड से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनको पुश करना स्टार्ट करती है, किधर, सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इनको पुश करना स्टार्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और जब वो इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनका पॉजिटिव आयन से कोलिजन होता है, जो वेलोसिटी उनको मिली थी एनर्जी वो खत्म हो जाती है, फिर उनको ये पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी देता है और वो पुश होते हैं, फिर आगे चलना शुरू करते हैं, फिर उनका कोलिजन हो जाता है पॉजिटिव आयन से और फिर उनकी एनर्जी जीरो हो जाती है, फिर वो पुश किए जाते हैं, फिर वो चलते हैं। इस तरीके से उनका बार बार कोलिजन होता रहता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है उससे तुमको एनर्जी मिलती रहती है। तो वो लगातार एक्सेलरेटेड मोशन में ना होकर के एक स्मॉल वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। उस स्मॉल वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब भी किसी वायर को हम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दें तो उस केस में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिससे करंट फ्लो होती है, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। वेरी वेरी स्मॉल 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड हो गया। जबकि इलेक्ट्रॉन के पास जो अपनी थर्मल वेलोसिटी होती है रैंडम मोशन की, वो 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, वेरी हाई। तो जब आप किसी वायर को पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर दो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। एक उनके पास थर्मल वेलोसिटी होती है जो 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, एक उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो रैंडम होती है, इर्रेगुलर होती है, तो उनका एवरेज 0 आता है, तो उसकी वजह से कोई करंट नहीं फ्लो करती है। लेकिन जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं और हमें करंट मिलती है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा होगा कि सर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड है, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड है, तो हम जैसे ही बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तुरंत बल्ब जल कैसे जाता है, उसको ग्लो कैसे करता है, उसको तो बहुत टाइम लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए स्टूडेंट्स, करंट जो फ्लो करती है, करंट फ्लो जो है वो ड्रिफ्ट स्पीड से नहीं करती है। करंट की वैल्यू या करंट का मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिसाइड होता है, और करंट जो इस्टेब्लिश होती है वो लाइट की स्पीड से इस्टेब्लिश होती है। तो करंट जो किसी वायर में इस्टेब्लिश होती है वो लाइट की स्पीड से इस्टेब्लिश होती है, लेकिन जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिसाइड होता है। तो याद रखना, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं चलती है, इसलिए जैसे ही बल्ब को आप ऑन करते हो वैसे वो ग्लो होने लगता है, ठीक है ना। तो ये रहा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी वायर का या कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हाँ, रेजिस्टेंस को हम ओम मीटर से मेजर करते हैं, ओम मीटर से मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, रेजिस्टेंस में ना कोई प्लस होता है ना माइनस। लेकिन जब आप किसी सर्किट में कनेक्ट कर दो तो जिधर से करंट इंटर करती है वो प्लस होता है, जिधर से वो लीव करती है उसको माइनस मान लेते हैं। रीजन क्या है कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उसको हम कैसे चेंज करें, और रेजिस्टिविटी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके।